जान गई, जमा पूंजी बह गई। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जाँ बहक, 42 लाख से ज्यादा अफराद मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सवात में पानी का मुंह जोरेला, मुतअद्दिद मकानात और होटल्स को बहा ले गया। मंगूरापुर में बाईपास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया की दरिया सवात के किनारे आबाद लोगों को नकल मकानी की हिदायत। टांग भी आफत ज़दा करार, सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। सिंध हुकूमत रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सूबों के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात, सनतकार और ताजर दिल खोल कर अतियात दें। मुश्किल वक्त में नक़द रकम और अजनास से सैलाब ज़दगान की मदद करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पूरी कौम समंदर पार पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी से अपील। बोले, पाकिस्तान में माजी में भी गैर मामूली इंसान दोस्ती के जज्बे का मुजाहरा किया गया है। एक बार फिर आगे आएं। हमारे पास डैम होते तो सैलाबी पानी से नुकसानात के बजाय तरक्की होती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, हमारी हुकूमत का 10 डैम बनाने का मंसूबा था। मुश्किल के इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक हूँ। सैलाब की तबाहकारियों से रेलवे को 10 अरब रुपए का नुकसान। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क के बेशतर शहरों में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन नहीं चलेगा। खानपुर से हैदराबाद तक भी रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का इमरान खान को 31 अगस्त को पेश होने का हुक्म। शो कॉज नोटिस में कहा गया कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ देने का कहा है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जानता हूँ मेरी पार्टी के लोग मुझसे खुश नहीं। आबिद शेर अली से पूछता हूँ, कोई ऐसा फैसला बता दें जो वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर किया हो। मुझ पर तनकीद करना आसान है। टैक्स देने वालों पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। खुदा के लिए वजारत खजाना लूट मार बंद करे। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जितने टैक्स लगाए गए इंडस्ट्री वाले तो भाग जाएंगे। मेरे ड्राइवर को 16,000 बिल आया, आम आदमी कैसे बिल दे सकता है। इस्लामी मुमालिक फौज की वजह से इमदाद दे रहे हैं, वरना शहबाज शरीफ को कोई फूटी कौड़ी ना दे। शेख रशीद कहते हैं, IMF के एजेंडे से मिफ्ता तब्दील होगा और शहबाज घर जाएगा। शहबाज हुकूमत का हर कदम इमरान खान को मजबूत और मकबूल बना रहा है। और शहबाज शरीफ ने कतर से कोई कर्जा नहीं मांगा बल्कि सरमायाकारी के मुआहदे किए हैं। वफाकी वजीर साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। बोले, पाकिस्तान में हमारे दौरे कतर के लेकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर सैलाब का मसला ना होता तो प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। और मैं हूँ माहरुख खालिद। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां बदस्तूर जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए। 50,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर पहुँचा दिए गए हैं। सैलाब की तबाहकारियों से खैबर पख्तूनख्वा में 16, पंजाब में 13, सिंध में 10 और बलोचिस्तान में 4 अमवात हुई, जिससे मजमूई तादाद 934 तक जा पहुँची है। अब तक 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। मुतासरा 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 27,000 से ज़ायद खैमे तकसीम कर दिए गए हैं। सिंध में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से सूबे में अब तक बच्चों समेत 329 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 24 घंटों के दौरान सिंध में 25 हलाकतें हुई, जबकि अब तक सैलाबी सूरत हाल में 90,106 जानवर हलाक हो चुके हैं। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 8 हलाकतें नौशहर फिरोज में हुई, दादू 4, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद में 3 हलाकतें हुई। सवात में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। बहरीन मदियन में मुतादिद इमारतें दरिया बुर्द हो गईं। राब्ता पुल और मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मैंगोरा बाईपास पर मुतादिद होटल और रेस्टोरेंट्स ज़ेरे आब आ गए। मैंगोरा बाईपास रूट को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरिया सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने दरिया के किनारे आबाद लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी। टांग को भी आफतज़दा करार दे दिया गया है। सैलाब से 90% इलाका बुरी तरह मुतासर हुआ है। खवातीन समेत मज़ीद 3 अफराद सैलाबी रेलों में बह गए। दूसरी जानिब दरियाए चनाब के सैलाबी पानी से मुतासरा उच्च शरीफ के मकीन फसलों और माल मवेशियों से महरूम हो गए हैं। मकानात भी सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। मुतासरीन को अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी। सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों के बाद बहाली के लिए सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। 900 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह, मकानात मुनहदम, लोग बेघर, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। सिंध हुकूमत ग्रांट को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल करेगी। सूबों से मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ये ग्रांट सैलाब मुतासरीन पर खर्च करेगी। NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुआवनत करेगा। मुखय्यर हजरात, सनतकार, ताजर अतियात दें। खैमे और मच्छरदानियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो मच्छरदानियाँ मिलें वो बलोचिस्तान और सिंध में तकसीम कर दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पूरी कौम, समंदर पार पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी से अपील की है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ, जिन्हें शदीद बारिशों और सैलाब के बायस रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की अशद ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान भर में सैलाब ने लोगों की ज़िंदगी और मुआश को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानियों ने माजी में भी गैर मामूली इंसान दोस्ती के जज्बे का मुजाहरा किया। वो एक बार फिर आगे आएँ और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारों की इमदादी कोशिशों में मदद के लिए दिल खोल कर नकद, रकम और इजनास से अपना हिस्सा डालें। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम हुकूमती अदारे, NGOs और रज़ाकार मुतासरीन को पनाह, खुराक और तिबी सहूलियात की फराहमी में मदद करें। मीडिया भी कौम को रकम और ज़रूरी अशिया अतिया करने की तरगीब दे। तारीखी बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया। सड़कें, पुल बंद, मवासलाती निज़ाम और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि डैम तामीर करके हम सैलाब के नुकसानात से बच सकते थे।
اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو سیلابی پانی سے نقصانات کی بجائے ترقی ہوتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران عمران خان اور محمود خان نے متاثرہ اضلاع میں نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان نے کہا 2010 کے سیلاب میں بھی اتنے نقصانات نہیں ہوئے جتنے حالیہ سیلاب میں ہوئے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ ہماری حکومت کا 10 ڈیم بنانے کا منصوبہ تھا کیونکہ ڈیموں سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوں تو پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ کوہ سلیمان کی پہاڑی پر ڈیم بننا چاہیے۔ سیلاب کے نقصانات سے بچنے کا واحد حل چھوٹے اور بڑے ڈیموں کی تعمیر ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈیم تعمیر کر کے ہم سیلاب کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ڈیم تعمیر کر کے ہم بارشوں کے پانی کو قیمتی اثاثہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ حالیہ سیلاب سے نقصانات پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بارشوں سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ متاثرین کی بلا تفریق مدد کی جائے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ متاثرین کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں پاک فوج کی ٹیموں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو بچایا۔ خواتین، بچے اور ان کے املاک کو سیلاب زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے ریلیف کیمپوں میں مقیم لوگوں کو تیار کھانا اور خشک راشن سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور متاثرین میں تیار کھانے کی تقسیم کا عمل بھی زور و شور سے جاری ہے۔ آرمی میڈیکل کور کے قائم کردہ میڈیکل کیمپوں میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات دستیاب ہیں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے اہم اقدام۔ خیبر پختونخوا میں جاری سیلابی صورتحال کے باعث ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محمد حیات کو ایمرجنسی کنٹرول روم کا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کنٹرول روم سیلاب کے حوالے سے ہر قسم کی سرگرمیوں اور ہنگامی صورتحال کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں رہے گا، جبکہ تمام معلومات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نوٹس میں لائی جائیں گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں سے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی درخواست کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں بابر اعظم نے لکھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وقت بحیثیت قوم کھڑے ہونے اور سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرنے کا ہے۔ آگے بڑھیں اور اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں سے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں بابر اعظم نے لکھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وقت بحیثیت قوم کھڑے ہونے اور سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرنے کا ہے۔ آگے بڑھیں اور اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ برسات کے بعد شہریوں کو جن تکالیف کا سامنا ہے ان سے آگاہ ہوں۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کا انجینئرنگ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ضلع وسطی میں کنویں بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مانسون کے موسم میں مسلسل بارشیں ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سڑکیں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہونے لگا اور اگرچہ زیادہ تر جگہوں پر بارش رکنے کے کچھ دیر بعد نکاسیات کا عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ نکاسی آپ کے کاموں میں حاصل ہونے والے تجربات سے مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی وضع کرنے میں مدد ملی ہے۔ ضلع وسطی کراچی کے بڑے اضلاع میں شامل ہیں اور یہاں بہت سی اہم سڑکیں اور شاہراہیں واقع ہیں جن سے ضلعی سڑکیں منسلک ہیں۔
मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क के बेशतर शहरों में रेलवे ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि मुसाफिरों की जिंदगियां अहम हैं, इसलिए रेलवे ऑपरेशन फौरी मुअत्तल कर रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों से रेलवे को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। साद रफ़ीक ने बताया कि ML1 का कुछ हिस्सा बंद करने का फैसला किया है, जिसके तहत ML1 पर मुसाफिर गाड़ी का ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन नहीं चलेगा। पेशावर से चलने वाली ट्रेन भी मुल्तान तक महदूद रहेगी, जबकि खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकस नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी शोकस नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर भिजवाया गया। शोकस नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। उन्होंने तकरीर इस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इस्तेमाल था। नोटिस के मतन में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान ने तौहीन और धमकी अमेज तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। उन्होंने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 31 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमा में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड पेश न किया गया। पुलिस अफसर की जानिब से पीर तक रिकॉर्ड पेश करने की इस्तदा की गई। अदालत ने कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत ने शहबाज गिल केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का मुतल्लिका फोरम न होने का एतराज़ बरकरार रखा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपकी पिटीशन क्या है, जिस पर वकील ने कहा कि उन रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या इस हाई कोर्ट से मुतल्लिक कोई जिक्र है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जाएं, जिनसे मुतल्लिक आप कह रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार लाहौर का है, इसको यही जगह क्यों पसंद है। पटिशनर को कहीं लाहौर में भी अदालतें हैं। जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PDM रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन को बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आज़म के बिजली सार्फिन के लिए ऐलान करदा रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। 1 करोड़ 66 लाख सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दिए गए रिलीफ के तहत बिल्स की दुरुस्तगी जारी है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ के इक़दामात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने और सार्फिन को बिजली के 200 यूनिट बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के बिल्स की तस्दीक के लिए डिस्कोस का स्टाफ 24 घंटे काम करे। बिल्स की तस्दीक के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियाँ ख़त्म करके उस काम को फौरी निपटा कर रिपोर्ट पेश की जाए। शहबाज शरीफ ने बिल्स जमा करवाने के लिए बैंक्स को आइंदा दिनों में खुला रहने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतही कमेटी भी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 से 300 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को भी रिलीफ देने का कहा है, ताहाल फैसला नहीं हो सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कतर ने $3 बिलियन की सरमायाकारी की मंजूरी दी है। जल्द पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी हो जाएगी।
قطر ایئرپورٹس طویل عرصے تک لیز چاہتا ہے اور سی پورٹس پر سرمایہ کاری کرے گا۔ وہ ہمارے ایئرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیز پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے، خریدنے پہ نہیں۔ دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ ہے، سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا یا ٹرمینل بنانے پہ۔ تیسرا، اور یہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے، کوئی پرائورٹی میں نہیں، میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں۔ تیسرا، ان کا انٹرسٹ ہمارے ایل این جی کے پلانٹس میں ہے، اور جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم ایک ایڈوائزر ہائر کر لیں انٹرنیشنل، جس سے ہم کو ایک تھوڑی سی پرائس ڈسکوری ہو جائے گی کہ پرائس سمجھ میں آ جائے گی۔ اور چوتھا، ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے، سولر فارمز میں، لارج سکیل سولر فارمز میں۔ حکومت پاکستان کا ارادہ ہے 8000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا، جس سے انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے گی پاکستان میں، تو اس میں ان کا ارادہ ہے انویسٹ کرنے کا۔ اور آخر میں ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو کچھ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستان کی شیئر بازار میں، اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو بھی خریدیں گے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ قطر نے 3 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، اور میں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے سے مطمئن ہیں۔ اور ہمارا جو پیر کے دن آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہمیں کافی جو 4 بلین کی گیپ تھا، اب ہمارے ساتھ آرام سے ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے، اور 3 بلین جو قطر کے تھے وہ ہم کو 3 کے اوپر اب 5 ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک اناؤنسمنٹ آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا۔ اس سے پہلے بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز میں خبر آئی تھی سعودی گورنمنٹ کے کسی ذرائع سے کہ وہ 1 بلین ڈالرز کا ہم کو آئل کی سبسڈی، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے، اور یو اے ای نے بھی اعلان کیا ہے اعلان۔ ٹیکس دینے والوں پر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، خدا کے لیے وزارت خزانہ لوٹ مار بند کرے۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، بولے انڈسٹری کے بلوں میں 11 کے قریب ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جتنے ٹیکس لگائے گئے انڈسٹری والے تو بھاگ جائیں گے۔ میرے ڈرائیور کو 16,000 بل آیا، عام لوگوں سمیت دکاندار بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں۔ ریشو سے ٹیرف سے 21 روپے کے حساب سے، اور پھر 27 روپے کے حساب سے اس کا بل کتنا آیا؟ 7 لاکھ 7 لاکھ روپے اس کا بل۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے۔ اب اس 7 لاکھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں لکھا ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوا ہے، موسمیاتی چارج لکھا ہوا ہے۔ اب تو ہمیں یہ ٹیکس جو لگے ہیں، انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے، جنرل سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر موصول گورنمنٹ رقم الیکٹریسٹی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے، ایف سی چارج لکھا ہوا ہے، ٹی آر، مطلب کہ 11 کے قریب ٹیکسز جو ہیں اس میں لگا کے 4 لاکھ روپے وصول کیا گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ایک اور انڈسٹری کا بل ہے جو لاسٹ منتھ اس کا بل آیا 1 کروڑ 67 لاکھ روپیہ، آج وہ اس کا بل آیا 3 کروڑ 82 لاکھ روپیہ۔ وہ خدا کا بندو، یہ تو بند کر کے تو بھاگ جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، یہ تو گئے۔ اس کے بعد آ رہے آپ، یہ گھروں کے بل میں نے منگوائے ہیں، یہ ہم نے اپنے علاقہ سے سابقہ آباد سے، ڈوگ کالا خان سے، ڈوگ کبا سے، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بل نہیں میں نے منگوائے۔ اس کے بل اگر آپ دیکھ لیں تو 100 یونٹ ایک بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا آ رہا ہے 3500۔ 200 یونٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری ہے، اس کا آ رہا ہے 4000 5000، اور میرے ڈرائیور کا آیا 16000۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے عام لوگوں کے اوپر، اور عام لوگوں سے سکت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک دکاندار جو ہے، جو صبح آتا ہے اور شام کو رات کو جاتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال کے، وہ بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے۔ انڈسٹری چلانے والا جو ہے وہ بھی 1.5 کروڑ اگر ایکسٹرا بل دے دے گا ٹیکس کی مدوں میں، تو پھر میرا خیال ہے اس کی انڈسٹری بھی نہیں چلے گی۔ یعنی کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو افیکٹ نہ ہوتا ہو ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ میری گزارش یہ ہے، اور الحمدللہ اس آواز کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان سنیں گے، اور جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیٹیاں بنتے تک تو لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کے رزلٹ آنے تک۔
फौरी फैसले होने चाहिए कि जो शख्स जो है जितना भी यूनिट आप उसको फ्री कर रहे हैं उसको अगर इतना बिल आया तो वो बिल जमा ना कराए। दूसरा, ये जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि इस्लामी ममालिक फौज की वजह से इमदाद दे रहे हैं, वरना शहबाज शरीफ को कोई फूटी कौड़ी ना दे। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि IMF के एजेंडे से मिफ्ता तब्दील होगा और शहबाज घर जाएगा। शहबाज हुकूमत का हर कदम इमरान खान को मजबूत और मकबूल बना रहा है। इंतखाबात में ताख़ीर इमरान खान के हक़ में और नून और शीन की सियासत को दफन कर देगी। नून लीग के लीडर खुद कह रहे हैं हलकों में नहीं जा सकते, 200 यूनिट पर रियायत बोंडा मजाक है। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि सैलाबी रेला गरीब को ही नहीं PDM को भी ले डूबेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की शराइत नहीं मानी गई। सितंबर अहम फैसलों का महीना है, नून से शीन भी निकलेगी, PDM भी टूटेगी, इलेक्शन की तारीख भी आएगी। खबरें और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहबाज शरीफ ने कतर से कोई कर्जा नहीं मांगा बल्कि सरमायाकारी के मुआहदे किए। वफाकी वजीर साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। बोले पाकिस्तान में हमारे दौरा कतर को लेकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर सैलाब का मसला ना होता तो प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। तो इज़्ज़त माब अमीर कतर ने ये वादा किया है कि वो 1 लाख पाकिस्तानियों को मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कतर के अंदर। तो उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों के कसीर तादाद को वहाँ जाके अपने टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर आएगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से जो हमारा जौहर काबिल है उसको कतर में चूँकि बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ और उनके अदारे उन्होंने वहाँ पे बना लिए हुए हैं, तो उनको वहाँ तक रसाई मिलेगी और उनको स्पेशल कोर्सेज भी ऑफ़र किए जाएंगे। तीसरी अहम बात यह है कि हमारी वहाँ पे इज़्ज़त माब अमीर कतर से भी मुलाकात हुई, उनके वज़रा से भी और कतर इन्वेस्टमेंट वालों से, उनके ऑफिशियल से भी, जो दुनिया की बिगेस्ट जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उनमें से एक है। तो जो अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि वो पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर आमादा है। ना हमने वहाँ उनसे कोई कर्ज मांगा है, ना कर्ज पे कोई बात हुई है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, FDI पे बात हुई है, G2G अरेंजमेंट पे बात हुई है। तो जो उनका इंटरेस्ट है और जो यकीनन पाकिस्तानी कौम का भी इंटरेस्ट है, एक तो एनर्जी सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, ख़ास तौर पे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इस पे सोलर है और विंड मिल्स है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एक तो ये बहुत फौरी ये एग्जीक्यूशन इसकी की जा सकती है और उससे कई हज़ार मेगावाट बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के अंदर आ सकती है। दूसरा उनका इंटरेस्ट था पाकिस्तान की सी पोर्ट्स जो हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए, वहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। हम भी ये चाहते हैं कि गवादर और कराची में जो हमारी सी पोर्ट्स हैं वो अपग्रेड हों, उन्हें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इसके साथ ही हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर ये जो पोर्ट कासिम है इसकी अगर अपग्रेडेशन की और उसको ऑपरेट करने का कोई सिलसिला तय होता है तो फिर कराची से पिपरी मार्शलिंग यार्ड जो रेलवे का है उस तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा जो 55 किलोमीटर लंबा होगा, क्योंकि अगर कतरी गवर्नमेंट आगे ही पोर्ट कासिम को डेवलप करने के लिए मोर ओवर और वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, तो उसके लिए लाजम होगा कि वो सारे ऑपरेशन। कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 16,075 टेस्ट किए गए, 433 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मूसी मर्ज से मुतासरा 122 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.69% रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुतय्यन भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत ख़ारजा में तलब किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज के हाथों पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद अली हुसैन के जाली मुकाबले में कत्ल पर शदीद एहतजाज किया गया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मोहम्मद अली हुसैन 2006 से भारत के गैरकानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की कोट बलवाल जेल में कैद थे। भारतीय सफारतकार को बताया गया कि जेल से दूर अर्निया के मुकाम पर मोहम्मद अली हुसैन की पुरस्कार हालात में मौत ने एक बार फिर पाकिस्तान के इस दरीना मौक़िफ़ को साबित कर दिया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज मामूल के मुताबिक पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों के मावराए अदालत कत्ल में मुलविस हैं। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को एक और पाकिस्तानी कैदी ज़िया मुस्तफ़ा का केस भी याद दिलाया गया है, जिसे भारत ने गुज़िश्ता साल इसी तरह के एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया था। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को मोहम्मद अली हुसैन की मौत के बाद भारत की ज़ेर हिरासत दीगर पाकिस्तानी कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती पर भी पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तान ने मोहम्मद अली हुसैन के मामले में पेश की गई नाकाबिले फ़हम वजाहत को यकसर मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की तफसीलात फराहम करे, जिसमें मौत की वजह का तयन करने और शफाफ तहकीकात करने के लिए एक मोतबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक की रिहाई का दावा बेनकाब हो गया। मीर वाइस उमर फारूक 3 बरस बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने की कोशिश में घर से बाहर आते ही काबिज़ फोर्सेस ने उनका घेराव कर लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया था कि मीर वाइस कैद में नहीं हैं और ना ही उन्हें नज़रबंद किया गया है। इस दावे की तस्दीक के लिए मीर वाइस ने घर से बाहर आने की कोशिश की तो काबिज़ फोर्सेस ने उनका रास्ता रोक दिया। मीर वाइस ने सवाल उठाया कि अगर वो आज़ाद हैं तो उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक 4 अगस्त 2019 से अपने घर में नज़रबंद हैं। दीगर हुर्रियत रहनुमा भी गुज़श्ता 3 बरस से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क भर में महंगाई की शरह इंतहाई बुलंद सतह 44% से भी तजावज़ कर गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.83% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ीं। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 47 रुपये 42 पैसे बढ़ गई। फ़ी किलो टमाटर 110 रुपये की औसत कीमत से 157 रुपये तक पहुँच गई। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 35 रुपये 6 पैसे का इजाफा हुआ। आलू की फ़ी किलो कीमत 3 रुपये 88 पैसे बढ़ गई। अंडों की कीमत में फ़ी दर्जन 7 रुपये 25 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 51 रुपये 2 पैसे महंगा हुआ। बच्चों के खुश्क दूध का 390 मिलीग्राम का पैकेट 8 रुपये 57 पैसे महंगा हुआ। ब्रायलर मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ। गंदम का 20 किलो आटे का थैला 7 रुपये तक महंगा हुआ। दाल मूंग मांस जलाने की लकड़ी भी महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान सिर्फ 7 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 34 पैसे महंगा और ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता हो गया। गुज़श्ता रोज़ भी रुपए की कदर में कमी का तसलसल देखा गया और डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ था। गुज़श्ता रोज़ यूरो 3 रुपये और पाउंड 4 रुपये महंगा हुआ था। फॉरेक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को भी रुपए की कीमत में कमी का रुझान बरकरार रहा। आलमी बिलियन मार्केट्स में फी औंस सोने की कीमत $19 की कमी से $1745 की सतह पर पहुंचने के बावजूद मुकामी सराफा मार्केटों में फ़ी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतें बगैर किसी तब्दीली के मुस्तहकम रहीं। नतीजे में मुल्की सतह पर सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 1,47,100 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 1,26,115 रुपये की सतह पर मुस्तहकम रही। इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 1,540 रुपये पर मुस्तहकम रही।
वफाकी हुकूमत की जानिब से रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे के बाद इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों की कीमत में 100% से जायद इजाफे के नतीजे में इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों में भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ने से 3 साल पुरानी 800 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी की मजमूई मालियत 8,50,000 से बढ़कर 20,14,000 रुपये, 800 से 1000 सीसी गाड़ियों पर 10,86,000 रुपये से बढ़कर 24,15,000 रुपये, 1000 से 1300 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटी 26,96,000 से बढ़कर 56,36,000 रुपये हो गई है। 1300 से 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटी की मालियत 37,98,000 रुपये से बढ़कर 79,37,000 रुपये और 1500 से 1600 सीसी तक की गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी 45 लाख से बढ़कर 87 लाख रुपये हो गई। कार डीलर्स के मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे से पाकिस्तानी मार्केट पर मुल्की सतह पर कारें तैयार करने वाली कंपनियों की इजारादारी मजबूत होगी और गाड़ियों की तलब और रस्त का फ़र्क मज़ीद बढ़ जाएगा। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसल का जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान के हमरा जामपुर, फाजिलपुर और तौसा में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए मोबाइल हेल्थ टीमों को मुतहरिक करने की हिदायत की और कहा कि मेडिकल कैंप्स में ज़रूरी अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद हुआ। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को हिदायत की कि सैलाबजदगान तक बर वक्त खुराक की फराहमी के लिए तमाम रेवेन्यू अमले को ड्यूटी पर मामूर किया जाए। युगंडा के 3 रुकनी वफ्द की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सीनियर मैनेजमेंट से मुलाकात सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PHC डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज़ ने की। इस मौका पर फराहमी सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल ज़ेर बहस आए। वफ्द को कमीशन बनाने के पस मंज़र मकासद, मैंडेट और कामयाबियों के हवाले से बताया गया। कौंसिल के अरकान को बताया गया कि पाकिस्तान के आइन के तहत तिब्बी तालीम बशमूल निसाब, तरबियत और इम्तहानात और मुआलिजीन की लाइसेंसिंग वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का अहम इजलास सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 33 अरब 16 करोड़ 38,86,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें मुल्तान बेंच में नए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तामीर के लिए 2 अरब 8 करोड़ 2,50,000 रुपए, जिला टोबा टैक्सिंग में अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम पोस्टा के लिए 63 करोड़ 10 लाख रुपए, पंजाब फैमिली प्रोग्राम मंसूबे के लिए तस्वुराती मंजूरी की तजवीज़ के लिए 28 अरब 57 करोड़ 89 लाख 50,000 रुपए। जिला रावलपिंडी तहसील गुजर खान में रोड की मुरम्मत और बहाली के लिए 1 अरब 6 करोड़ 56 लाख 86,000 रुपए और बिजली के खंभों और खदमात की मुंतकली जिसमें HT लाइन, TNT लाइन, सुई गैस के लिए 80 करोड़ 80 लाख रुपए शामिल हैं। और यहाँ आपको बताएंगे मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को शोबा ताल्लुकात आमा में वसी तजर्बा हासिल है। आपको बता रहे हैं मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को शोबा ताल्लुकात आमा में वसी तजर्बा हासिल है। यहाँ पर आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को शोबा ताल्लुकात आमा में वसी तजर्बा हासिल है। आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह को शोबा ताल्लुकात आमा में वसी तजर्बा हासिल है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں سے ملاقات. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر اور دیگر افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور لاہور کی مختلف مارکیٹوں کے نمائندگان مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں. ہم سب نے مل کر لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان ریلوے ٹریک کا سبھی اور کوئٹہ سے رابطہ منقطع. ریلوے پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ اور سبھی جانے والی تمام ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں. پاکستان ریلوے ٹریک کا سبھی اور کوئٹہ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ریلوے پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ اور سبھی جانے والی تمام ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. پاکستان ریلوے ٹریک کا سبھی اور کوئٹہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. ریلوے پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ اور سبھی جانے والی تمام سڑکیں معطل ہو گئی ہیں. پاکستان ریلوے ٹریک کا سبھی اور کوئٹہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ریلوے پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ اور سبھی جانے والی تمام ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر رانا اشفاق احمد سے. اشفاق بتائیے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ بولان کے قریب جو ہے ریلوے ٹریک جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، جس میں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گیا. بولان جو پل ہے وہ جو ہے اس وقت آدھا ٹوٹ چکا ہے، جس کے باعث جو ہے کافی پاکستان ریلوے کی ٹرینیں جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں. کوئٹہ اور کراچی جانے والی تمام ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں، اور جب سے ٹوٹلی طور پر کینسل کر دیا گیا. ریلوے حکام کی جانب سے مسافروں کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنا مکمل کرایہ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اشفاق احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا. لیسکو کو 21 لاکھ سے زائد گھریلو اور زرعی صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 ارب 88 کروڑ روپے کا ریلیف دے دیا گیا. لیسکو چیف چودھری محمد امین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی بل سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو ختم کر کے نئے بل جاری کیے جا رہے ہیں. لیسکو چیف چودھری محمد امین نے کہا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی کٹوتی کی سہولت 200 یا 200 سے کم یونٹس استعمال کرنے والے گھریلو اور زرعی صارفین پر لاگو ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ 200 سے زائد یونٹس استعمال کرنے والے صارفین پر اس سہولت کا اطلاق نہیں ہوگا. لیسکو چیف چودھری محمد امین نے بتایا کہ صارفین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ تاحکم ثانی مینول طریقے سے تصحیح شدہ بل کی وصولی کو یقینی بنائیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے 200 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین جنہوں نے اس ماہ اپنے بل جمع کروا دیے ہیں، ان کے اگلے ماہ کے بل سے یہ رقم نکال دی جائے گی. یورپ کے مختلف ممالک کے لیے برآمد کو محدود کرنے کے لیے بعد روس قدرتی گیس کی بڑی مقدار روزانہ جلا رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق فن لینڈ کی سرحد کے قریب موجود روس کے ایک پلانٹ میں روزانہ 84 لاکھ برطانوی پاؤنڈز مالیت کی گیس کو جلا کر ضائع کیا جا رہا ہے. گیس کی یہ مقدار اس سے پہلے روس جنوری کو برآمد کر رہا تھا. سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں فضا میں پھیل سکتی ہے. فن لینڈ کے شہریوں نے موسم گرما کے دوران ایک بڑے شعلے کو روسی سرزمین میں دیکھا تھا، جبکہ محققین کے مطابق اس پلانٹ سے حرارت کے اخراج میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. امریکی عدالت نے صدر جو بائیڈن کی بیٹی کی ڈائری چرانے کے الزام میں 2 افراد کو سزا سنا دی ہے. دونوں ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے 2020 میں ڈیموکریٹس کے امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی بیٹی ایشلی بائیڈن کی ڈائری اور دوسری ذاتی اشیاء فلوریڈا سے چرانے کے بعد ریاستی حدود سے باہر لے جا کر فروخت کی تھیں. نیو یارک کی وفاقی عدالت میں ملزمان پر الزام ثابت ہونے پر عدالت نے دونوں ملزمان کو سزا سنائی. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. فاسٹ بولر حسن علی کی ایشیا کپ میں واپسی. پہلی فلائٹ سے دبئی پہنچ کر قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فاسٹ بولر حسن علی کی ایشیا کپ میں واپسی ہوئی ہے اور پہلی فلائٹ سے دبئی پہنچ کر قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے.
आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फास्ट बॉलर हसन अली की एशिया कप में वापसी हुई है और पहली फ्लाइट से दुबई पहुंचकर कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। नवीद मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीद, किस खिलाड़ी की जगह पर इनको शामिल किया गया है? गालिबन वसीम की जगह पर इनको अगर शामिल किया बात गया है। करें गुज़श्ता दिनों फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर साइड स्क्रीन इंजरी के बायस ACC T20 एशिया कप से बाहर हो गए थे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कमर में तकलीफ महसूस करने पर गुज़श्ता रोज फास्ट बॉलर का दुबई में MR स्कैन करवाया गया, जिसके बायस इनको डॉक्टर ने हदायत किया है कि ये मेडिकल पैनल ने बताया है कि ये वतन वापस भेजने का फैसला किया है। इनकी जगह पर जो फास्ट बॉलर मोहम्मद जो हसन अली है, इनको इन स्क्वाड में शामिल किया गया, क्योंकि इससे पहले जो स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसमें जो हसन अली को शामिल नहीं किया गया था। इससे मैं अगर बात करूं तो शहीनशाह अफरीदी हैं, वो भी 5 हफ्तों के लिए इनको आराम कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि ये एशिया कप से भी बाहर है और उसके बाद इंग्लैंड है जो पाकिस्तान में आएगा, उससे भी बाहर है, वो आराम करेंगे। जी कि वसीम जूनियर के स्क्वाड से बाहर हो जाने से, एशिया कप से बाहर होने से कौमी टीम को कितना नुकसान होगा? क्योंकि आखिरी जो वनडे मैच खेला नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। हाँ जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उस वसीम जूनियर को बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो उसमें शहीनशाह अफरीदी भी ये बहुत बड़ा अपसेट है हमारे लिए, क्योंकि उसकी जगह पे मोहम्मद हसनैन को किया गया था। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बॉलिंग में जो नसीम शाह है उसने 5 विकेटें लिए लास्ट टाइम, और मोहम्मद वसीम ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। ये काफी बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। जी बहुत शुक्रिया नवीद मलिक, आपने अपडेट किया। नीदरलैंड्स के शहरी का 2 बुलंदों वाला इमारतों के दरमियान रस्सी पर चलकर खतरनाक करतब का मुजाहरा। नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उसे बुलंदों वाला इमारतों के दरमियान खतरनाक करतब दिखाते देखा जा सकता है। नौजवान जिस रस्सी पर चला वो ज़मीन से 500 फुट बुलंद और 202 सेंटीमीटर चौड़ी थी, जिस पर नौजवान ने अपने तवाज़ुन को ज़बरदस्त तरीके से बरकरार रखा। वीडियो को देखने वाले हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी हुए और नौजवान के इस करतब पर इसे दाद दी। नाश्ता दिन के तमाम खानों में सबसे अहम होता है। अक्सर बच्चे और नौउम्र इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा इनके दिमाग और जिस्मानी सलाहियतों में कमी की सूरत में ज़ाहिर होता है। स्पेन में की जाने वाली एक तहकीक से ये इंकशाफ हुआ है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे किसी भी तरह नाश्ता ना छोड़ें। अगर वो ये समझते हैं कि स्कूल जाकर कुछ खा लेंगे तो ये फैसला दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस अमल से सेहत मुतासिर होने का सिलसिला जारी रह सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये मसला आम है और सिर्फ अमेरिका में ही 20% बच्चे नाश्ते के बगैर घर छोड़ देते हैं और स्कूल जाकर कुछ न कुछ खाते हैं। इनमें गरीब और निचले दर्जे के मुतवसत तबके के बच्चे ज़्यादा मुलविस हैं, जो मुआशी मुश्किलात के भी शिकार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।